हेलो फ्रेंड्स, रासायनिक प्रक्रियाओं में साम्यावस्था। तो रासायनिक प्रक्रियाओं में जो साम्यावस्था होती है वो गतिज साम्यावस्था होती है। देखिए, केमिकल प्रोसेस से निकल रही है, तो इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। देखिए, कोई भी अभिकारक ए और बी है और वो मतलब सी और डी प्रोडक्ट बनाता है, और या पुनः है सी और डी प्रोडक्ट ए और बी को अभिकारक के रूप में कन्वर्ट करते हैं। दोनों में से किसी भी दिशा में इस साम्यावस्था की प्राप्यता मतलब इसमें रासायनिक साम्यावस्था प्राप्त होती है। और इस अभिक्रिया को हम ग्राफ के माध्यम से रिप्रेजेंट करें तो देखिए, समय को हमने एक्स एक्सिस पे और साम्यता को वाई एक्सिस हमने रिप्रेजेंट किया। तो ए और बी है जो इसकी साम्यता पहले अधिक थी, फिर धीरे धीरे कम हो गई है। और सी और डी की साम्यता क्या है, पहले कम थी और धीरे धीरे वो बढ़ते बढ़ते एक पॉइंट पे कांस्टेंट थी। इस पॉइंट पे हमें साम्यावस्था प्राप्त होती है, मतलब ये जो अभिक्रिया है ये हमें इस बिंदु पर प्राप्त होती है। इस प्रकार से रासायनिक साम्यावस्था की प्राप्ति होती है। तो रासायनिक साम्यावस्था को अगर हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझें तो हैबरबी द्वारा जो अमोनिया का संश्लेषण किया जाता है वो रासायनिक साम्यावस्था की गतिक प्रकृति को उसको दर्शाया जाता है। आप यहाँ पे देखिए, मोलर सांद्रता को हमने वाई एक्सिस पर और समय को एक्स एक्सिस पर रिप्रेजेंट किया है। तो इस प्रकार से देखिए, हाइड्रोजन का जो अभिकारक उसकी मोलर सांद्रता अधिक है और नाइट्रोजन की मोलर सांद्रता हाइड्रोजन से कम। लेकिन जब हमें अमोनिया उत्पाद प्राप्त हुआ तो उसकी सांद्रता सबसे कम है और हमें यहाँ इस पर साम्यावस्था की प्राप्ति हुई है। तो यहाँ देखिए, अभिक्रिया N2 और H2 को जब हम NH3 में साम्यावस्था का निरूपण किस प्रकार से देखिए कर सकते हैं। इस प्रकार से N2 गैस 3 हाइड्रोजन गैस में जब कन्वर्ट किया यहाँ 2NH3 का निर्माण किया और 2NH3 से हम पुनः नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को प्राप्त कर सकते थे। इस प्रकार से रासायनिक साम्यावस्था का हमने इस पर निरूपण किया। अब देखिए, यहाँ रासायनिक साम्यावस्था का नियम क्या है और साम्यावस्था स्थिरांक के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए, साम्यावस्था में जो अभिकारक और उत्पाद होते हैं उनके मिश्रण जो होते हैं वो यहाँ साम्य मिश्रण करते हैं। अगर इस अभिक्रिया के माध्यम से पुनः हम समझें कि ए और बी से हमें सी और डी प्रोडक्ट प्राप्त हो रहा है, तो गुलबर्ग और पीटर जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने सन 1864 में एक नियम प्रतिपादित किया। क्या उन्होंने बताया किसी मिश्रण में सांद्रताओं को साम्य समीकरण द्वारा दर्शाया जा सकता है। मतलब अगर कोई मिश्रण है, किसी मिश्रण में अब सांद्रताओं को है तो अब साम्य समीकरण प्रदर्शित करते के सी बराबर सी प्रोडक्ट यहाँ जो प्राप्त हुआ बड़े कोष्ठक के अंदर डी और बटे ए और बी जो रिएक्ट अभिकारक है। यहाँ के सी क्या है, साम्य स्थिरांक है और जो इसके दाईं ओर का व्यंजक वो साम्य स्थिरांक व्यंजक कहलाता है। और इसे हम साम्य समीकरण को द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम भी कहते हैं। और यहाँ देखिए, केसी का जो मात्रक होता है मोल पर लीटर में होता है। और अगर यही समीकरण इस फॉर्म में हो तो इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब देखिए, समांग साम्यावस्था किसे कहेंगे। समांग साम्यावस्था उसे कहेंगे जब किसी भी समांग निकाय में सभी अभिकारक उत्पाद एक समान प्रावस्था में, मतलब एक ही फेज में हो। अगर वो सॉलिड में है गैस में है गैस में है, लिक्विड में है तो लिक्विड में है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल के रूप में देखिए, N2 नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस मिलकर के अमोनिया गैस का निर्माण करते हैं। अब यहाँ देखिए, गैसीय निकाय में साम्यावस्था स्थिरांक Kp के बारे में। तो गैसीय प्रावस्था में गैस की साम्यता जो थी गैस के आंशिक दाब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब यहाँ देखिए, हमने समीकरण एक से इसलिए लिखा क्योंकि हमने जो पीछे समीकरण लिखा था ए बी से सी और डी हमें प्रोडक्ट प्राप्त, उस समीकरण से Kp बराबर Pc इंटू Pd बटे Pa इंटू Pb। यहाँ Pc है Pc प्रोडक्ट का आंशिक दाब और डी का आंशिक दाब, यहाँ Pa मतलब P का आंशिक दाब और B का मतलब B का आंशिक दाब। यहाँ देखिए, Kp और Kc का जो मात्रक होगा, Kc का मात्रक हमें पता ही है मोल पर लीटर, तो ये डेल्टा एन और Kp का मात्रक मोल पर डेल्टा एन। यहाँ डेल्टा एन जो है वो उत्पाद के मोलों की संख्या माइनस अभिकारक के मोलों की संख्या से जब घटा देंगे तो डेल्टा एन की वैल्यू हमें। तो देखिए, हम यहाँ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, PCl5 से PCl3 और Cl2 की ये साम्य स्थिरांक Kp और Kc का व्यंजक और मात्रक लिखे। तो साम्य स्थिरांक Kc का व्यंजक जो होता है इस तरह से देखिए, ये रिएक्शन हमने यहाँ लिखा, आप लोग लिख लीजिएगा एक बार। Kc देखिए, यहाँ पर जो उत्पाद प्राप्त हुआ हमें PCl3 Cl2 PCl5। यहाँ डेल्टा एन की वैल्यू 2-1 क्योंकि उत्पाद जो हमें है दो है, एक यहाँ कुछ नहीं लिखा, 2-1 इधर एक है। इसका जो मात्रक होगा मोल पर लीटर पे घाते 1, तो यहाँ मोल पर लीटर आ जाएगा Kc का मात्रक। लेकिन जब Kp का यहाँ पे व्यंजक लिखेंगे तो PCl3 इंटू Cl2
बटे PCl5 इस तरह से। यहाँ डेल्टा एन की वैल्यू क्या होगी, 1 आएगा, क्योंकि दोनों के लिए तो मान वही है, लेकिन यहाँ Kp का जो मतलब को वायुमंडल पर 1 होगा, इसलिए वायुमंडल 1 का मतलब कुछ नहीं, तो यहाँ पे वायुमंडल कर जाएगा। अब यहाँ देखते हैं हम साम्य स्थिरांक। तो देखिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसे कहते हैं, जब इस समय स्थिरांक जब भी होगा तो स्थिर ताप पर अग्र क्रिया के वेग का स्थिरांक और पश्चात क्रिया के वेग का स्थिरांक का जो अनुपात होता है वो साम्य स्थिरांक कहलाता है। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखा गया है, PC बराबर क्या बटे। अब यहाँ देखिए महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, साम्य स्थिरांक का जो मान होता है ताप पर निर्भर करता है। यदि अभिक्रिया उष्मा शोषी है, मतलब उष्मा को अवशोषण कर रही है, तो ताप बढ़ाने पर साम्य स्थिरांक का मान बढ़ेगा, और यदि अभिक्रिया उष्मा क्षेपी है, मतलब उष्मा को उत्सर्जन कर रही है, तो ताप बढ़ाने पर साम्य स्थिरांक का मान क्या होगा,